हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट में पेडागोजी में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो यूपी टेट के 2022 में पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सा है, कॉम्बैट इज। ए ऑप्शन कल्पना इमेजिनेशन, बी ऑप्शन संवेग इमोशन, सी ऑप्शन मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट, या डी ऑप्शन चिंतन या थिंकिंग। तो देखिए, इसका आंसर है सी। युयुत्सा क्या है, कॉम्बैट क्या है, एक इंस्टिंक्ट है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। देखिए, मैकडूगल एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं कि 14 इंस्टिंक्ट होती हैं। जो ये इंस्टिंक्ट होती हैं ये बाय बर्थ होती हैं, मतलब ये इनेट होती हैं, और ये हमें कोई भी कार्य करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ये सभी जो 14 इंस्टिंक्ट होती हैं ये किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट जो ये इंस्टिंक्ट है कॉम्बैट, ये एंगर से रिलेटेड है। सेकंड रिपल्जन, डिस्गस्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह से सभी 14 इंस्टिंक्ट किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होती हैं। तो इस तरह से हम अब अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा गया था, युयुत्सा है, कॉम्बैट है, तो कॉम्बैट क्या है, एक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। ए ऑप्शन फिजिकल एलिमेंट्स, बी ऑप्शन सामाजिक परिवेश जन्य तत्व सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, सी ऑप्शन आर्थिक तत्व इकोनॉमिक एलिमेंट, या डी ऑप्शन वंशानुगत तत्व या हेरिडिटरी एलिमेंट्स। तो देखिए, जो बालकों का जो सोशल डेवलपमेंट होता है, तो ये इसको कौन इफेक्ट डालेगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि इसको इफेक्ट कौन डालेगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व सोशल इन्वायरमेंट। जैसा भी बच्चों को हम सोशल इन्वायरमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। देखिए, मैंने सोशल डेवलपमेंट, मॉरल सबके बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, बी अनियमित विकास का नियम, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, सी ऑप्शन मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द मेंटल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए, शारीरिक विकास का मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। देखिए, जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो जब इन्फेंसी का पीरियड होता है उस समय जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और उसके बाद जो फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में भी होता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब एडोलसेंस का पीरियड आ जाता है तो उस समय भी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और बहुत ही फास्ट होता है। तो वो कौन सा नियम होता है, वो होता है द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। मतलब एडोलसेंस के टाइम और इन्फेंसी के टाइम जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो रैपिड होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ए ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इस तरह से सभी एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये तो विकास का सिद्धांत होता है, तो मीन्स ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यूअली चलता रहता है। तो देखिए, ये तो करेक्ट है, क्योंकि विकास जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए, डेवलपमेंट क्या है, एक वॉर्म टू टॉर्म प्रोसेस है। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो उसका विकास, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है
वो वॉर्म से स्टार्ट हो जाता है और टॉम तक चलता रहता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। तो इस तरह से यह तो विकास का सिद्धांत है, तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो देखिए जो थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स है ये पेवलोव ने दिया था। तो ये जो पेवलोव ने दी गई ये थ्योरी है ये डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी डेवलपमेंट की एक थ्योरी है। इसका मतलब होता है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। मतलब जो गाय का बच्चा होगा वो गाय के जैसे ही दिखेगा और वो गाय के जैसा ही होगा। जो इंसान का बच्चा है वो इंसान के जैसे ही होगा। तो वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसी को कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए मैंने डेवलपमेंट की जो थ्योरी है बहुत डिटेल में बताई है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी थ्योरी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है। डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हरलॉक ने दिया था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हरलॉक कहती हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट की वजह से या डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताओं को सीखता है और उसके अंदर वो प्रकट होती हैं। तो इस तरह से हरलॉक ने कहा है कि डेवलपमेंट की वजह से नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स और नई नई एबिलिटीज डेवलप होती हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है कोलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। ए ऑप्शन जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, बेटर इन एनिमल्स देन ह्यूमन बीइंग। बी ऑप्शन एक स्वतंत्र क्रिया है एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। डी ऑप्शन मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल। देखिए कोहलर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने गेस्टॉल्ट थ्योरी दी थी। गेस्टॉल्ट क्या होता है, गेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है होल, मतलब पूरा। तो इसका ये मतलब होता है, कोहलर कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज या कोई भी नई सिचुएशन वो जो है वो पार्ट में नहीं परसीव करता है बल्कि वो टोटली परसीव करता है। मतलब वो होल रूप में परसीव करता है कोई भी सिचुएशन को, और उसके बाद उसके अंदर एकदम से इंसाइट या सूझ डेवलप हो जाती है और वो उस प्रॉब्लम का सलूशन कर लेता है। तो यही है गेस्टॉल्ट थ्योरी। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने चिंपैंजी को लिया था, चिंपैंजी ने कुछ भी खाना नहीं खाया था, वो भूखा था। तो उसके बाद उन्होंने केज में रखा था, तो उसके रूफ में उन्होंने बनाना लटका दिया था। तो वो चिंपैंजी अपना हाथ देखिए ऊपर करके देखता है, लेकिन उसका हाथ बनाने तक नहीं पहुंचता है। जब नहीं पहुंचता है तो चिंपैंजी बैठ जाता है और पूरे जो केस थी उसको देखता है इधर उधर। फिर वो देखता है कि कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो एकदम से उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप होती है कि वो इन बॉक्सेस का यूज करके बनाना को पा सकता है। तो इस तरह से वो बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखता है और फिर देखिए थर्ड पिक्चर में वो बनाना को पा लेता है और इस तरह से वो अपनी सूझ के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से कोलर कहते हैं कि मतलब जो चिंपैंजी था उसने जो पूरी होल सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व किया था, उसने पार्ट में नहीं देखा था, कि उसने चारों तरफ पूरी सिचुएशन को पूरे होल रूप में परसीव किया। उसके बाद उसके इनसाइट डेवलप हुई और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। देखिए जैसे कि चिंपैंजी देख रहा है कि प्रॉब्लम है, उसके बाद चिंपैंजी कंफ्यूज हो गया, फिर वो पूरी होल सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसके एकदम से माइंड में ट्रिक आ गई, उसका इंसाइट डेवलप हो गया और उसने बनाना को पा लिया और सॉल्यूशन कर लिया। तो इस तरह से उसने होल सिचुएशन को परसीव किया। उसके बाद उसके एकदम से उसके अंदर सूझ उत्पन्न हो गई
और उस सूझ या उस इंसाइट के द्वारा उसने प्रॉब्लम का सलूशन कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। देखिए ये इनकरेक्ट है। एक स्वतंत्र क्रिया है, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि जब चिंपैंजी के पास प्रॉब्लम थी कि उसको बनाना को पाना था, तो उसके लिए उसने क्या किया था, पूरी जो होल सिचुएशन थी उसको क्या किया था, परसेप्शन किया था, उसको परसीव किया था। उसके बाद उसके अंदर एकाएक सूझ उत्पन्न हुई और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो क्या है, पूरी परिस्थिति का, होल सिचुएशन का परसेप्शन है। 7th क्वेश्चन, किसके पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रदापित किया है? हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? ए ऑप्शन किलप्रैटिक, बी हर्बर्ट, सी जॉन डीवी, डी ऑप्शन ब्लूम। तो देखिए जो 5 स्टेप सिस्टम हैं ये हर्बर्ट ने दिए थे। किसने दिए थे? हर्बर्ट ने दिए थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेकिन ये जो 5 स्टेप थे इनको मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए जो हर्बर्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग है, इसका फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, मतलब जो हमारा ओल्ड नॉलेज होती है उसको हम न्यू नॉलेज से लिंक करते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो लर्निंग के लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। अब जैसे कि सपोज करिए बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने नाउन पढ़ रखा है, ठीक है, और हमें उन्हें अब प्रोनाउन पढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नाउन था उसको प्रोनाउन के साथ में लिंक करके पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार करेंगे जो कि ओल्ड से न्यू की ओर जाएंगे, इन दोनों को लिंक कर देंगे जिससे कि बच्चे रेडी हो जाएं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों ने नाउन पढ़ रखा है। अब नाउन पढ़ा है तो मैंने बोला कि राम इज़ ए गुड बॉय एंड राम इज़ गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। अब मैं उनसे पूछूंगी वेयर इज़ नाउन, तो बच्चे कहेंगे मैम राम इज़ नाउन, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगी कि हमने 2 बार राम को रिपीट किया है, तो जो राम वर्ड है उसको हमें एक ही बार रखना है। तो जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि राम वर्ड ना आए, इसका रिपीटिशन हम कैसे हटाएं। तो अब बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चों थिंक करना शुरू कर दिए हैं। अब वो क्या हो रहे हैं, उन्हें जानना है कि हम क्या करेंगे, तो वो प्रिपेयर हो गए। तो इस तरह से हमने जो ओल्ड नॉलेज थी उसको न्यू नॉलेज से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो यही क्या है, प्रिपरेशन है। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन। अब क्या है, अब जैसे मुझे प्रोनाउन पढ़ाना है तो अब मैं प्रोनाउन को सिस्टमेटिकली पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। मतलब जो भी मुझे पढ़ाना है, जो भी मुझे कंटेंट पढ़ाना है उसको मैं प्रेजेंट करूंगी। नेक्स्ट है कंपैरिजन, कंपेयर या एसोसिएशन। देखिए कंपैरिजन क्या है, जो मैंने नाउन पढ़ाया था और अब जो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया, इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करूंगी। फोर्थ है जनरलाइजेशन। अब देखिए बच्चों ने प्रोनाउन पढ़ लिया तो वो प्रोनाउन के क्या करेंगे, रूल्स बना लेंगे। क्या करेंगे, दे विल फॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके बाद एप्लीकेशन। अब जो वो रूल्स बनाएंगे उन रूल्स को वो क्या करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। न्यू सिचुएशन में उन रूल्स को अप्लाई करना ही क्या है, एप्लीकेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे कि वो जो रूल्स बने हैं उनको नई सिचुएशन में वो यूज़ करें। तो इस तरह से जो हर्बर्टियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग है ये 5 स्टेप्स को फॉलो करती है। जैसे ये है हु प्रोपोन्ड है 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, तो हर्बर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है? हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग? कैनन, जुग, क्रैशमर या स्प्रेंजर? देखिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। मतलब कि उन्होंने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताया था बेस्ड ऑन ग्लैंड्स। तो कैनन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम, द स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता जो होती है वो जो मौलिक परिणाम होते हैं उनको अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से क्रो एंड क्रो ने ये
दिया है। देखिए यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स पर बेसिस होते हैं, तो उनको आपको ज़्यादा तैयार करना होगा। लेकिन अगर आप सी टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो यही थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। 10th क्वेश्चन है, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस अनुक्रम एवं प्रबलन के फलस्वरूप एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड री, परिपक्वता के फलस्वरूप एज एन आउटकम ऑफ मेच्योरिटी, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप एज एन आउटकम ऑफ इनबॉर्न कैपेबिलिटी, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर। देखिए जो बी.एफ. स्किनर थे, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। अभी मैं इसके वीडियो बनाऊंगी, अभी मैंने नहीं बनाए हैं, उसमें आप देखिएगा, उसको डिटेल में बनाऊंगी। तो देखिए जो बी.एफ. स्किनर कहते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों में, तो वो इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है। वो कहते हैं अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। इस तरह वो कहते हैं कि जो भाषा का विकास होता है या जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो इमिटेशन और इन्फोर्समेंट के वजह से होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि उसने सुना ही इज़ गोइंग या आई एम कमिंग, तो उसने ये सब जो सेंटेंस थे इसको इसने क्या किया, कॉपी किया, मतलब इमिटेट किया। फिर इसको इसने रीइंफोर्स होके बार बार इसको रिपीट किया। तो रिपीट करने से और इमिटेट करने की वजह से उसको क्या हुआ, वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया। तो इस तरह वो नकल के द्वारा और प्रैक्टिस से क्या होता है, भाषा को सीख जाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय ए ऑप्शन थॉर्नडाइक, बी मैकडूगल, सी ड्रेवर एंड डी वुडवर्थ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैकडूगल थे इन्होंने 14th इंस्टिंक्ट बताई थी और उन्होंने कहा था जो 14 इंस्टिंक्ट हैं इनमें हर एक इंस्टिंक्ट का एक उससे रिलेटेड एक इमोशन होता है। तो अगर पहले इमोशन डेवलप होता है उसके बाद उससे रिलेटेड इंस्टिंक्ट की वजह से जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कार्य करता है, एक्टिविटी करता है। तो इस तरह से मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी है। तो और इन्होंने 14th इंस्टिंक्ट बताई हैं। तो इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय किसके द्वारा होगा, बाय मैकडूगल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप ये यूपी टेट में देखिए कुछ चीज़ें हैं उसके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैकडूगल का ये एक ही पेपर में सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 12th क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है, अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, मतलब क्या जो हम अटेंशन दे रहे हैं जो अवधान कर रहे हैं उसका मतलब ये कि हम जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर पूरी तरीके से उस पर कंसंट्रेशन कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, यही क्या अटेंशन है। मतलब ये नहीं कि अगर हम एक चीज़ के साथ साथ और भी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वो अटेंशन नहीं है। तो अटेंशन और अवधान वो है कि जिस भी चीज़ पे हम अटेंशन दे रहे हैं बस उसी पे हम कंसंट्रेट हो रहे हैं और किसी भी चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही क्या है, अवधान है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये डमविल का था, तो मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम शुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन है गाल्टन, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो एंड डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो देखिए जो इसमें बी ऑप्शन है गाल्टन, तो गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। ए ऑप्शन आर्मी अल्फा टेस्ट, बी ऑप्शन साधारण मानसिक योग्यता टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सी ऑप्शन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, या डी चित्रांकन परीक्षण या पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए प्रतिपादित किया था। देखिए जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये जो आर्मी के लोग थे इनके लिए किया गया था। और ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का क्या मतलब होता है, मतलब कि नॉन वर्बल, मतलब वहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो इलिटरेट होते हैं, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया जाता है। मतलब वहाँ पर संकेतों का या चिन्हों का इन सब का यूज़ किया जाता है। तो जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है वो इलिटरेट पर्सन या बहुत छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। चित्रांकन परीक्षण या पिक्चर ड्राइंग, मतलब पिक्चर के थ्रू उनकी जो इंटेलिजेंस होती है उसको टेस्ट किया जाता है। 15 क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ए ऑप्शन वर्नन, बी ऑप्शन स्पीयरमैन, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक एंड डी ऑप्शन स्टर्न। तो देखिए इसमें जो स्पीयरमैन है इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। तो अभी इसको मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखिए ये स्लाइड है, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो स्पीयरमैन थे ये कहते थे कि हमारे अंदर दो एबिलिटी होती हैं। एक देखिए ये लिखा हुआ है जी को आगे मैंने लिखा है जनरल एबिलिटी। तो एक होती है हमारे अंदर जनरल एबिलिटी और दूसरा है एस मीन्स स्पेसिफिक एबिलिटी। तो ये जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी, ये दो एबिलिटी पाई जाती हैं इंटेलिजेंस में। दो एबिलिटी होती है, एक जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जो जनरल एबिलिटी होती है ये आप कोई भी कार्य करिएगा उसमें आपकी जनरल एबिलिटी यूज़ होएगी। और जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ये जब कोई आप स्पेसिफिक कार्य करेंगे उसमें यूज़ होएगी। जैसे कि देखिए ये मैकेनिकल वर्क है, तो मैकेनिकल में देखिए जनरल एबिलिटी भी यूज़ हो रही है और स्पेसिफिक एबिलिटी भी यूज़ हो रही है। स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है, जो मैकेनिक से जो रिलेटेड स्पेसिफिक एबिलिटी थी वो यूज़ हो रही है। उसी तरह वर्बल, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जनरल एबिलिटी तो यूज़ हो ही रही है लेकिन जो हमारी वर्बल एबिलिटी है वो यूज़ होएगी। मतलब उस समय मैकेनिकल एबिलिटी नहीं यूज़ होगी, उस समय हमारी वर्बल एबिलिटी यूज़ होएगी। उसी तरह जैसे कि हम कोई जगह गए हैं या कोई स्थान से संबंधित कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी स्पेशियल एबिलिटी और जनरल एबिलिटी दोनों यूज़ होंगी। या कोई हम मैथ्स का सम लगा रहे हैं तो जब मैथ्स का कोई सम लगा रहे हैं तो हमारी जनरल एबिलिटी तो यूज़ हो ही रही है और हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी यूज़ हो रही है जो कि स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो इस तरह जो हम स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक एबिलिटी तो यूज़ होएगी और जनरल एबिलिटी तो सभी कार्यों में यूज़ होती है। 16th क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन on the basis of past experience is called A option memory, second option perception, C option imagination और D option thinking। तो देखिए जो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे प्री एक्सपीरियंस होते हैं, उसके आधार पे जो हमें सेंसेशन होती है उसको हम एक मीनिंग दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब परसेप्शन होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि जो हमारा परसेप्शन होता है उस पर हमारी जो नीड होती है या जो हम मोटिवेशन होता है या हमारा जो एटीट्यूड होता है, ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे सोचिए एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है तो सर्किल को देखकर अगर कोई भूखा है या कोई हंग्री पर्सन है तो वो समझेगा कि वो क्या है, रोटी है, क्योंकि उसने रोटी को भी देखा है कि वो क्या होती है, सर्किल के शेप की होती है, तो उसको रोटी की याद आएगी। तो उसका पूर्व अनुभव क्या था कि सर्किल के शेप की रोटी होती है। उसी तरह से जैसे कि कोई बच्चा है तो वो बोलेगा कि ये बॉल है, क्योंकि उसने पहले देखा था कि बॉल थी, वो क्या थी, राउंड शेप की थी। तो इस तरह से जो उसके प्री एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पे जो भी चीज़ हमारे आगे आती है उसको हम उसके बेसिस पे हम उसको एक मीनिंग दे देते हैं। तो यही क्या है, परसेप्शन है। 17th क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? Who has propounded the law of trial and error of learning? A option Thorndike, B option Pavlov, C option Kohler, D option Gestalt। देखिए ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये ट्रायल एंड एरर मेथड है क्या, देखिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे जैसे
जैसे कोई भी नई सिचुएशन आती है, तो जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे-जैसे हमारे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे जो एरर्स होती हैं, वो क्या होती हैं? कम होती जाती हैं, लेस होती जाती हैं। तो इस तरह से जैसे-जैसे ट्रायल बढ़ता है, वैसे-वैसे एरर लेस होती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी पर्सन है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो बिना कोई एरर किए वर्क करना सीख जाता है। तो इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था, इसके अंदर इन्होंने एक हंग्री कैट को रख दिया था। तो जब इन्होंने हंग्री कैट को रख दिया, तो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करती है, जैसे कि जंप करती है, स्क्रैच करती है, पुश करती है। किसके लिए करती है? फूड को पाने के लिए करती है, खाना पाने के लिए करती है। और उसी तरह से जब वो कई सारे डांसेस करती है, तो उसके हाथ से ये लीवर दब जाता है। जब ये लीवर दबता है, तो उसको खाना मिल जाता है। तो इसी तरह फिर से वो सेकंड टाइम करेगी अटेम्प्ट। जैसे-जैसे वो ट्रायल करती जा रही थी, वैसे-वैसे उसकी एरर कम होती जा रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो लीवर प्रेस करती है और उसको खाना मिल जाता है। मतलब कि वो बिना एरर किए काम करना सीख जाती है कि बिना कोई एरर करे वो लीवर प्रेस करती थी और उसको फूड मिल जाता था। तो इसी तरह से थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे-जैसे हमारे ट्रायल बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे एरर्स कम होती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ऑर्गेनिज्म बिना कोई गलती किए कार्य करना सीख जाता है। तो यही है ट्रायल एंड एरर मेथड। 18th क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। देखिए, ये IQ क्या होता है? देखिए, IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। तो ये जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, इस टर्म को सबसे पहले 1912 में स्टर ने यूज किया था। किसने यूज किया था? स्टर ने यूज किया था, विलियम स्टर ने इस टर्म को यूज किया था। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है, उसको 1916 में टर्मैन ने दिया था। तो जो इसका फॉर्मूला है, ये है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। जो ये MA है, MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रॉनिकल एज। तो M.A का क्या मतलब है? मतलब मेंटल एज का क्या मतलब है? देखिए, आपको एक मैं इजी वे में बताती हूँ। मेंटल एज का मतलब है जिस एज के बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, वही उसकी मेंटल एज होती है। जैसे कि सपोज करिए, किसी बच्चे की एज 10 ईयर्स है, उसकी एज क्या है? एक्चुअल 10 ईयर्स है, लेकिन वो 12 ईयर्स का जो लेवल है, उसके क्वेश्चंस को अगर वो सॉल्व कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज 12 ईयर्स हो जाएगी। और क्रॉनिकल एज क्या है? क्रॉनिकल एज इज द एक्चुअल एज। मतलब अभी मैंने बताया ना कि 10 ईयर का बच्चा है, तो 10 ईयर उसकी क्रॉनिकल एज होगी, जो उसकी एक्चुअल एज है। अब वो 10 ईयर का बच्चा जिसकी क्रॉनिकल एज 10 ईयर है, वो 12 ईयर के जो लेवल था, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज क्या हो गई? 12 ईयर्स हो गई। तो जब ये 12 अपॉन 10 इंटू 100 होता है, तो इसी के थ्रू हम IQ निकालते हैं। अगर मेंटल एज ज्यादा होगी क्रॉनिकल एज से, तो IQ क्या होगी? 100 से ज्यादा हो जाएगी। और उसी तरह से अगर क्रॉनिकल एज से मेंटल एज कम होगी, मतलब मेंटल एज क्रॉनिकल एज से कम होगी, तो IQ 100 से कम हो जाएगी। तो इस तरह से IQ को निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन कौन से होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि 100 के आसपास कौन से बच्चे होते हैं? एवरेज होते हैं। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन ए है कि 90 टू 109 तक के जो बच्चे होते हैं IQ वाले, उनको एवरेज चिल्ड्रन कहा जाता है। मतलब कि जिनकी IQ 90 से 109 के बीच में होती है, उन बच्चों को एवरेज IQ वाले कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? Who among the following has proposed fluid mosaic model of intelligence? मतलब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये किसने दिया है? देखिए, ये कैटल ने दिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब कि इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसको कोई नई सिचुएशन दी जाती है,
तो वो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसका यूज नहीं करता है, बल्कि वो लॉजिकल थिंकिंग का यूज करता है, वो लॉजिक लगाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस तरह से कैटल कहते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज ना करके जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लॉजिकल थिंकिंग का यूज करता है। तो इसी मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। 20 क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। ए ऑप्शन हेगार्टी, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन हल, डी ऑप्शन स्किनर। देखिए अभी मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। तो थॉर्नडाइक तो इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्किनर। देखिए स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी इसमें इन्होंने क्या बताया था, देखिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बॉक्स लिया था और इसमें इन्होंने हंग्री रैट को रख दिया था। तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। तो देखिए जो ये रैट था ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है और बाई चांस उससे ये जो लीवर बना है ये प्रेस हो जाता है। तो जैसे उसके लीवर प्रेस होता है उसको खाना मिल जाता है। तो इस तरह से वो जब नेक्स्ट टाइम भी बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा फिर उससे लीवर प्रेस हो जाएगा तो उसको खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो खाना था वो उसके लिए री का कार्य कर रहा था। स्किनर कहते हैं कि जब कोई भी वर्क किया जाता है तो अगर उसमें हम री दे देते हैं तो वो कार्य की जो करना की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। मतलब उस चीज को जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बार बार करता है कि मुझको रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे री मिलेगा। तो इस तरह से जो ये रैट था इसको लीवर प्रेस करने पर खाना मिल जाता था, तो खाना उसके लिए एक री का वर्क कर रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है रैट सीख जाता है कि अगर हम लीवर प्रेस करेंगे तो हमें खाना मिल जाएगा। तो इस तरह से स्किनर कहते हैं कि अगर किसी भी कार्य को करने पर री दिया जाता है, मतलब पुरस्कार या रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो कार्य करना सीख लिया जाता है। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी स्किनर ने दी थी। 21 क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन परीक्षण प्रशासन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन परीक्षण वैधता टेस्ट वैलिडेशन, सी ऑप्शन परीक्षण निर्माण टेस्ट कंस्ट्रक्शन, या डी ऑप्शन परीक्षण अंकन। तो देखिए जो ये ब्लूप्रिंट होता है ये क्वेश्चन पेपर तैयार होने से पहले तैयार किया जाता है। इसमें कंटेंट को लिया जाता है कि कौन सा कंटेंट लेना है, क्वेश्चंस के कितने नंबर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल सेट किया जाता है, उनका इवेल्युएशन मेथड देखा जाता है। तो इन सभी या टाइम ड्यूरेशन को भी देखा जाता है। तो ये सभी चीजें ब्लूप्रिंट के अंदर रखी जाती हैं। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट एक तरीके से मैपिंग आउटलाइन होती है, एक मैप आउटलाइन होती है जो कि क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले तैयार किया जाता है। तो इस तरह ब्लूप्रिंट को टेस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। ए ऑप्शन कोहलर, बी ऑप्शन पियाजे, सी ऑप्शन ब्रूनर एंड डी ऑप्शन स्किनर। तो देखिए जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर। जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये पियाजे ने दी थी। देखिए इसका मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, शायद अप्रोक्स 5 या 6 वीडियो बनाए हैं पियाजे से रिलेटेड। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं क्योंकि पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो इसमें तो पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और सी टेट में भी इससे रिलेटेड और सभी टीचिंग एग्जाम में पियाजे से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये सेकेंड स्टेज है, पियाजे द्वारा दी गई कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है और ये 2 से 7 ईयर्स तक चलती है। 23 क्वेश्चन है, MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। MMPI इज ए टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ए संप्राप्ति अचीवमेंट, बी बुद्धि इंटेलिजेंस, सी व्यक्तित्व पर्सनालिटी, डी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी।
तो देखिए जो MMPI टेस्ट है, ये मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट होता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग? ए परिपक्वता मैच्योरेशन, बी ऑप्शन रुचि इंटरेस्ट, सी ऑप्शन अभिप्रेरणा मोटिवेशन, डी ऑप्शन गाइडेंस। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, मतलब मोस्ट एसेंशियल। तो देखिए ये जितने भी ऑप्शंस हैं, परिपक्वता मैच्योरेशन इंटरेस्ट मोटिवेशन गाइडेंस, ये सभी लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैच्योर नहीं होंगे, जैसे कि अगर आप मैच्योर नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे, मतलब उस लेवल का नहीं सीख पाएंगे। अब जैसे कि अगर 2 साल का बच्चा है, तो अगर आप उसको 10 ईयर्स की कोई चीज सिखाने चलेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है। उसी तरह से अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे कोई चीज सीखने के लिए तो भी आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो भी आप नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सभी चीजें इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या क्या मोस्ट एसेंशियल, मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन अभिप्रेरणा। जैसा कि स्किनर ने भी कहा था कि जब कोई कार्य करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं या हमें उसको करने का मोटिवेशन मिलता है, तब वो कार्य जल्दी से सीख लिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको उनका एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि जब चूहा बहुत सारी एक्टिविटीज करता था तो उससे लीवर दब जाता है और फिर उसको फूड मिलता है। तो फूड ने उसको क्या किया था, री किया था, मतलब सीखने के लिए एक तरीके से उसको मोटिवेट किया था। इस तरह से वो मोटिवेट हो गया था और उसने लीवर दबाना सीख लिया था। तो इस तरह से जो अधिगम है उसके लिए मोटिवेशन या अभिप्रेरणा बहुत ही जरूरी होती है। शैशव काल का समय है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हुड इज जन्म से 6 वर्ष तक, फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 15 वर्ष तक अप टू 15 ईयर्स। तो देखिए जन्म से 2 साल तक का जो पीरियड होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैंने इसके डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने सारी स्टेजेस बताई हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 26 क्वेश्चन है, कोहलर ने में से किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बी ऑप्शन विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, सी ऑप्शन अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, डी ऑप्शन अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए कोहलर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सूझ के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? सूझ या इंसाइट के द्वारा सीखता है। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो ये चिंपैंजी है ये बनाना को देख रहा है कि ये बनाना कैसे पा सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा थिंक कर रहा है, इधर उधर सब तरफ देखता है, फिर एकदम से इसके अंदर सूझ आ जाती है, इंसाइट डेवलप हो जाती है और वो इस सूझ का यूज करके ये स्टिक से बनाना को पा लेता है। तो इस तरह कोलर कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सूझ के द्वारा या इंसाइट के द्वारा सीखता है। तो इन्होंने इस तरह से अधिगम के सिद्धांत दिया था, इंसाइट थ्योरी। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आर ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 15 एंड डी ऑप्शन 10। देखिए इसका आंसर आपको खुद आना चाहिए क्योंकि अभी मैंने इससे पहले मैकडूगल को भी पढ़ाया था। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 14। बी ऑप्शन 14 क्यों है? क्योंकि मैकडूगल ने 14th इंस्टिंक्ट बताई हैं। उन्होंने कहा जो ये इंस्टिंक्ट होती हैं ये इनेट होती हैं, मतलब जन्मजात होती हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी होती हैं। तो इस तरह से मैकडूगल ने 14th इंस्टिंक्ट बताई हैं।
28 क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑप्शन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन अनुप्रयोग एप्लीकेशन, सी ऑप्शन समझ अंडरस्टैंडिंग, डी ऑप्शन समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो समस्या समाधान है इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का यूज किया जाता है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल है क्या, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई ना कोई समस्या दे दी जाती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है। अब जब वो प्रॉब्लम दे दी जाती है उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो ढूंढते हैं, और उन्हीं में से जब वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उसके बाद जो एक सॉल्यूशन होता है जिसकी वो हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। 29th क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि किस एक्सपेरिमेंट में, मतलब किसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो डॉग का यूज किया था। देखिए ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो देखिए थॉर्नडाइक ने, मैंने आपको बताया था, कैट का यूज किया था, तो ये तो नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है पेवलॉव, सी ऑप्शन है स्किनर, मैंने बताया था कि स्किनर ने रैट का यूज किया था। कोलर, कोलर ने चिंपैंजी का यूज किया था। तो डॉग का यूज किसने किया था? देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग का यूज किया था और उन्होंने उसके बेसिस पे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। देखिए मैं क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसको आप देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑप्शन पर्सनालिटी, बी ऑप्शन क्रिएटिविटी, सी ऑप्शन इंटेलिजेंस एंड डी ऑप्शन मोटिवेशन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ओरिजिनल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फ्लो होना चाहिए। तो ये किसके कंपोनेंट होंगे? ये सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के कंपोनेंट होते हैं। मतलब जो भी चीज बना रहे हैं वो ओरिजिनल हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और उसमें फ्लो होना चाहिए। तो ये तीनों ही घटक क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के होते हैं। ओरिजिनलिटी, मौलिकता मतलब होता है कि कोई नई चीज है या न्यू है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, मतलब हम उस चीज को परिस्थितियों के या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। फ्लो मीन्स है मतलब खुली अभिव्यक्ति, मतलब इसमें जो भी व्यक्ति बना रहा है उसके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए या वो अपने को अभिव्यक्त कर पाए। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को यूपी टेट के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।